नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे यहाँ पर बुआई के नंबर्स की। मॉनसून जो थोड़ा सा डिलेड है और लैगिंग बिहाइंड है इन सेंस ऑफ डेफिशिएंसी यहाँ पर, और किस तरह का असर, किस तरह का मेजर्स हम यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ जहाँ तक ज़्यादातर कमोडिटी के प्राइसेस हैं, वेल बारिश में ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, जो कि एग्जैक्टली प्ले आउट होता हुआ नजर आया भी है। दालों की जहाँ तक बात है, पिछला पूरा एक साल यहाँ पर दबाव में रहने के बाद पिछले एक महीने में हमने प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ते हुए देखे हैं। खाने के तेलों की बात अगर की जाए तो इन्फ्लेशन नंबर्स पे ये नंबर्स भी ऑन द हायर साइड हैं। और जहां तक गेहूं और चावल की बात है, वेल काफ़ी सारी अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि एक्सपोर्ट होगा या नहीं। सरकार किस तरह से स्पेशली राइस को यहां पर देखती है। FCI का जिस तरह का हमने चावल यहां एथेनॉल या डिस्टिलरीज को जाता हुआ देखा है, गेहूं के OMSs कहां पर आएंगी। तो काफ़ी सारी सवाल हैं कि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स और किस तरह के प्राइसेस और सोइंग नंबर्स रह सकते हैं आगे जाकर। आज उसी सबको करेंगे डिस्कस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी, NGGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। विमल जी, आपसे पहले बात कर लेते हैं। और काफ़ी सारी इंडस्ट्री इस बात से चिंतित रही है कि वेदर और नॉट हम दालों की बुआई यहाँ पर समय पे कर पाएंगे। ऑफकोर्स एक बड़ी विंडो होती है, जुलाई एंड तक है, अगस्त में भी स्पिल ओवर आता हुआ नजर आता है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर नंबर्स हैं, क्या अब कंसर्निंग है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, मेरा जो आपसे कुछ दिनों पहले जो चर्चा हुई थी, मैंने उसमें हमारे जो बुआई के नंबर काफी जो डेफिसिट था काफी ज्यादा था। अभी जो 18 तारीख 19 तारीख से जो मानसून फिर से रिवाइव हुआ है और जो बारिश हुई है, इसमें अच्छी खासी बुआई हुई है। और हम देख रहे हैं कि जो उड़द में जो 30% गिरावट थी वो 8% सरप्लस हो गया है। और पिछले साल की मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, और जी। जो जो तुअर है जिसमें जो 30% की कमी थी वो लगभग अभी उसमें 11% की कमी है। बारिश अभी हो रही है, बुआई की अभी भी चांस, अभी भी बुआई हो सकती है। 5 अगस्त तक, 10 अगस्त तक तुअर में लेट सोइंग हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल पल्सेज जो खरीफ का जो हम नंबर देखें, वो सिर्फ 7% कमी है। तो मुझे बुआई की अब कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। देखना ये है कि आगे जो अगस्त महीने सितंबर महीने में जो फॉलो अप रेंज चाहिए, जो क्रॉप को मैच्योर करने के लिए जो बारिश की जरूरत है, वो कैसी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वो होगा तो हमारी क्रॉप मैच्योर होगी, तभी हमारे यील्ड्स अच्छे होंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे नहीं लगता कि बुआई के लिए अब कोई खास इतनी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए 5-7% कम भी रहा तो हमारा इंपोर्ट जारी है। और जो ओरिजिन्स है वहाँ पे अच्छी मात्रा में दालों की अवेलेबिलिटी है, खासकर तुअर जो अभी अफ्रीका से आने वाली है, मसूर मसूर की अवेलेबिलिटी एबंडेंस है। मसूर के दाम तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेके अभी तक मसूर में कम से कम 7-8% की गिरावट आई है। येलो पीस भी काफ़ी एबंडेंस में अवेलेबल है। चने की अभी ऑस्ट्रेलिया में नया उत्पादन हो रहा है, वो अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चने का कुछ एक स्टॉक भी है उनके पास। तो ओवरऑल सप्लाई का मुझे अब कोई ऐसी खास इस साल तो कोई चिंता लगती नहीं है। मेरी जो असली चिंता है वो है कि अगले साल कैसा रहेगा। क्योंकि आगे जो पीरियड्स हैं मानसून की, अगस्त सितंबर, जहाँ पे अच्छी बारिश होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे रबी क्रॉप के लिए जो बारिश चाहिए वो होती नहीं होती है, उसको हमें देखना है। क्योंकि और ये बात एल नीनो को देखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो नॉर्मली जो मानसून है वो हमेशा सितंबर अक्टूबर तक रहता ही है। लेकिन इस साल जो खास एक एल नीनो का जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो का जो ईयर बना हुआ है, जो काफी वेदर इंटरनेशनल यूजर ब्यूरो से भी हमें काफी वार्निंग शुरू से मिल रही है, तो उसको देखते हुए खाली एक थोड़ी सी ये कंसर्न की बात है। ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई अवेलेबिलिटी की कमी रहेगी, सप्लाई की कमी रहेगी। और दालों के भाव में भी जो अभी आप कह रहे थे कि अच्छी खासी तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि दालों के भाव में कोई खास तेजी आई है। एक्सेप्ट उड़द जो है उसमें कुछ दाम बढ़े थे, उसमें भी अभी लास्ट एक हफ्ते में 4 से 5% गिरावट आ गई है। तुअर के भाव अभी भी आज भी MSP के नीचे हैं। मसूर अभी भी MSP से काफी 20% नीचे है। और चना MSP से 1 आध रुपया ऊपर है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो दालों के भाव की जो चिंता की जा रही है उसमें कोई भी चिंता की बात है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा जो वार के बाद और ये एल नीनो के फैक्टर के बाद में जो इन्फ्लेशन हुआ है दूसरी कमोडिटीज में, दालों का इन्फ्लेशन दालों का जो कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन में जीरो है, नील है। इसलिए मुझे कोई दालों के भावों की चिंता और सप्लाई की चिंता इस साल बिल्कुल नहीं लग रही है।
पॉइंट टेकन। ये आपका पॉइंट वेल टेकन है कि कोई क्रॉप कंसर्न एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। ऑफ कोर्स किस तरह के ईल्ड आगे जाके नजर आते हैं उसके ऊपर बाजार यहाँ पर देखेगी। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो कोठारी जी ये भी बात हुई थी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जब तक हैं मार्च तक, तब तक एक इनफ्लो भी यहाँ पर बना रहेगा। एक एक्सटेंशन बनता हुआ देखते हैं आप, या सरकार की तरफ से कोई और स्टेप आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री में फिलहाल है, माना यह जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर बुआई को लेकर चिंता है या ईल्ड को लेकर चिंता है तो सरकार इसे एक्सटेंड कर सकती है। स्टॉक लिमिट्स की बातचीत है, ड्यूटी कम करने की बात है, येलो मटर पे भी शायद ड्यूटी और भी आगे जाके कम की जा सकती है। तो जैसे यूजुअली होता है विमल जी कि जब कोई चिंता सामने नजर आती है तो बाजार जो पहले सब कुछ देख चुका है उनको लगता है कि ये विकल्प शायद सरकार फिर से लाए। देखिए मनीषा जी, कुछ तो क्या है, काफी सारी हमारे ट्रेड में स्पेकुलेटिव बातें होती रहती है, प्री मैच्योर बातें होती है। जैसे मैंने कोई भी चिंताजनक ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार अब कोई कदम उठाए। सरकार ने आज तक जो दालों का इंपोर्ट है फ्रीली अलाउ कर दिया है। येलो पीस पे 30% ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता कि अभी ड्यूटी उसमें हटाने की कोई आवश्यकता है। ड्यूटी की 30% ड्यूटी होने के बावजूद भी जो येलो पीस के प्राइस है 39 से 40 रुपए के भाव है, तो एक काफी प्राइस है। उसके बाद अगर आप देखें मसूर में 10% ड्यूटी होने के बावजूद भी मसूर के भाव 57 रुपीज है, जबकि हमारा एमएसपी है 70 रुपीज। और अगर आप देखें चने में 10% ड्यूटी के बाद भी जो आज पोर्ट में जो प्राइस है लगभग 61 रुपीज है, जबकि हमारा जो एमएसपी है 59 रुपीज है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आज इसकी जरूरत है। देखिए मैंने अभी पहले भी कहा कि हमें जो अगस्त और सितंबर महीने का जो हमारा जो कैसे बारिश रहती है, हमारे जमीन में कितना मॉइस्चर रहता है, उससे रबी क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल से उसको देखते हुए सरकार को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्राइस भी ठीक है, सप्लाई भी अच्छी है, इंपोर्ट बराबर हो रहा है। और जहां तक आपने एक्सटेंशन का कहा कि देखिए हमने लास्ट 2 साल में अगर आप देखेंगे, पहले 24-25 में हमने 7.3 मिलियन टन इंपोर्ट किया था। इस साल हमने लास्ट ईयर हमने 6 मिलियन टन इंपोर्ट किया। तो बेसिकली देखिए वो एल नीनो का फैक्टर नहीं है जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमें इंपोर्ट तो हमें यूं भी करने पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो डिमांड सप्लाई गैप है उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि हम आत्मनिर्भरता पड़े। उन्होंने बजट में 12,000 करोड़ रुपए एलोकेट भी किया है, उस पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत सब्जेक्टिव इशू है, बहुत उसमें एक लंबा वो प्रोसीड्यूर है, उसमें एक लंबा समय लगेगा। लेकिन जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तो हमें दालों का इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सटेंशन है फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑन बेसिस होते रहेगा जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बढ़ते हैं। यूजली ऐसा देखने को मिला है काफ़ी कमोडिटीज़ में, दालों में भी हमने आता हुआ देखा है कि जैसे जैसे एल निनो की खबर आई है और पता चला है कि इंडिया को शायद इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इन एनी केस इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि प्राइसेस ऑन द हायर साइड रहते हैं। ये भी देखने को मिला है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी यहाँ पर कुछ कंट्रीज बढ़ा देती हैं। क्या वो कंसर्न है? नहीं, मेरा बिल्कुल भी कंसर्न नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो प्राइस कम हो गए हैं। मसूर के भाव आज से 2 महीने पहले 565-70 के थे, आज नीचे में 505-510 डॉलर के हो गए हैं। जो येलो पीस के प्राइस 340 थे वो $300 के भाव हो गए हैं। तो मुझे ऐसा कोई कंसर्न इसमें लगता नहीं है। तुअर भी जो है आपको बता दूं अफ्रीका में अभी नीचे में $500 के भाव हो गए थे, अभी थोड़ा 3-4% वहां भाव बढ़े, $530-40 के हो गए, जबकि वो 4-5 महीने पहले वो $600-650 के थे। तो इनफैक्ट भाव में तो गिरावट आई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मेरे ख्याल से कुछ बाजार में स्पेकुलेटिव बातें ज्यादा होती है कि एल नीनो को हवा दिखा के उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा हवा, ऐसे कुछ भी नहीं है। खासकर दालों के सेक्टर में मुझे आज फिलहाल इस साल में अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा है। सामने हमारे यहाँ जो अगस्त के बाद में हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन भी है, उसमें भी अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहेगी। भाव भी मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता हूँ कि भाव में कोई लंबी चौड़ी कोई वृद्धि आएगी, भाव भी बैलेंस रहेंगे। सरकार के पास एक बहुत अच्छा बफर भी है, जो हमने जब इस साल जब शुरुआत हुई थी तो हमने सरकार को रबी सीजन के पहले कह दिया कि आपने 40 से 50 लाख टन का आपको बफर बनाना चाहिए। सरकार के पास आज के दिन 40 लाख टन दालों का बफर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी इसमें भावों की अगर कि हम देखिए 25-50% भाव बढ़ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इन्फ्लेशन में दालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑलराइट विमल जी, दैट पॉइंट इज वेल टेकन और बार बार आप उसे रिआइट्रेट भी कर रहे हैं और हम ये पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे कंज्यूमर्स तक कि जहां तक दालों की बात है यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। एज ऑफ नाउ सरकार के पास बफर स्टॉक अच्छा है।
अगस्त सितंबर ऑफ कोर्स देखना होगा कि रबी यहाँ पर किस तरह से मैच्योर करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इंपोर्ट ड्यूटी एक्सटेंशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे मार्च 2027 में, तो उसका भी शायद सपोर्ट बना रहेगा। विमल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं। यहाँ पर भी बुआई का इलाका हमने कमजोर होता हुआ देखा था, लेकिन जिस तरह की बारिश, नीरव आप तो एमपी में है, लेकिन जिस तरह की बारिश गुजरात में हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आप कहेंगे एटलीस्ट उतने एरियाज में, स्पेशली आपके एरियाज में भी कुछ चिंताएं अब कम हुई हैं? नहीं, तो मैं आज एक्चुअली गुजरात में हूँ और द रेन्स आर फैंटास्टिक। सो बेसिकली जो 22 या 21 जुलाई से रेनफॉल आ रही है अक्रॉस द कंट्री इज कवरिंग मेजरली ऑल द एरियाज। तो आई थिंक 10-12 दिन का एक हॉल्ट हो गया था मॉनसून का सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से, वो हॉल्ट अब कवर हो गया है और बेनिफिशियल रेन्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। थोड़ा सा जो एक्सेस रेन भी है वो बिटवीन अहमदाबाद टू सूरत तक का एरिया है, जो कि कोई बहुत बड़ा ऑयल सीड एरिया नहीं है। अभी मैं करंटली राजकोट में हूँ, जो कि ग्राउंडनट का बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे भी कल 3-4 इंच बारिश गिरी, जो बट यहाँ के लिए बहुत नॉर्मल है कोस्टल बेल्ट्स के लिए गुजरात में। तो यहाँ पे भी एक बहुत रिलीफ रेन आया है। इवन मध्य प्रदेश में भी सब जगह पे अच्छा पानी है, महाराष्ट्र में भी गिर रहा है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 30th। जहां तक एकरेज की बात आती है, एकरेज तो सोयाबीन में ओवरऑल अच्छा ही रहा है आउटलुक। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, थर्ड वीक ऑफ अगस्त से रेनफॉल कैसा रहता है। अगेन जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं कि एल नीनो इतना बोल चुके हैं हम लोग, और एल नीनो के ऊपर इतने फोरकास्ट आ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेड थोड़ा सा डर में रहता है कि एल नीनो हमारे खरीफ क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं करे। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फॉर खरीफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल रेनफॉल। तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रहा कि हमें हर 10-15 दिन में एक अच्छा पानी 4-5 दिन के लिए मिला, तो खरीफ क्रॉप्स तो हमारी आ जाएंगी। रबी क्रॉप्स पे हमको देखना पड़ेगा, वो वाटर टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और उसमें मैं जरूर बोलूंगा कि रबी क्रॉप्स में जनरली थोड़ा सा इशू बन सकता है, क्योंकि एल नीनो के ओवरऑल इम्पैक्ट्स तो हमें जरूर दिख ही रहे हैं। सो रबी क्रॉप्स पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रह सकता है, बट सामने अगर हम इंटरनेशनल जी नीरव, अगर आप मंथली इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट्स में कैसे देखते हैं, और आपको भी लगता है क्योंकि इंडिया जहां तक एडिबल ऑयल्स की बात है एक मेजर इंपोर्टर है, 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनली डिमांड को लेकर और प्राइसेस? तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि जो थोड़ा बहुत भी एल नीनो का थ्रेट होने के सामने वर्ल्ड ओवर सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही वेल सप्लाइड मार्केट है। इंडिया इज आल्सो वेरी वेल स्टॉक्ड। अगर हम पहले हमारे यहाँ की स्टॉक की बात करें तो हम वी आर वेरी वेरी वेल स्टॉक्ड, प्लस अराइवल्स आर आल्सो वेरी गुड। जून, जुलाई एंड अगस्त 3 months कंबाइंड 15 लाख टन का सोया ऑयल का अकेले का इंपोर्ट है। So this is a very good import lineup for soya oil. Similarly on palm also there is a very regular import lineup. So स्टॉक भी अच्छा है और आने वाले महीनों में अराइवल भी अच्छा दिख रहा है। उसी के सामने अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, ओरिजिनेशन की बात करें, तो पाम इज समहाउ हैवी फॉर द स्पॉट। अभी उनके यहाँ हम देख रहे हैं कंटिन्यूस स्टॉक राइस पे है, प्रोडक्शन ऑन हायर साइकिल है। और जो भी ये B50 इम्प्लीमेंटेशन और ये चालू हो रहा है उसमें अभी काफी टाइम लगेगा। Q4 ऑफ 26 एंड Q1 ऑफ 27 में इसका इम्पैक्ट जरूर देखने मिल सकता है। बट हाल फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि करंटली हम पाम में भी अच्छी सेलिंग देख रहे हैं। उसी तरीके से सोयाबीन ऑयल में भी देयर इज रेगुलर सप्लाई सेलिंग कमिंग फ्रॉम द सप्लायर साइड। वहाँ पे भी अच्छा सेलिंग इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत ही मैं बोलूँगा कि जो क्रूड कल से रैली किया है, थोड़ा वापस से जो रशिया यूक्रेन में ड्रोन अटैक्स थोड़े एक्टिव हुए हैं, उससे ब्लैक सी शिपमेंट्स पे थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न बीच बीच में आता है, बट हम बहुत अच्छे वेल स्टॉक्ड है, अच्छे वेल अराइवल में है। सो ओवरऑल मे बी ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ा मार्केट को सपोर्टिव करती है, बट वी आर नॉट इन सच अ वल्नरेबल सिचुएशन के कोई मार्केट को बहुत यहाँ से हाईजैक करके बहुत बुलिश जोन में चले जाए। गोना बी अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट, जहाँ पे मार्केट ऐसी न्यूज से थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है, बट बहुत कोई रैली नहीं करेगा। सामने ये भी है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स, जब भी मार्केट ज्यादा डिप करता है, इंडिया हैज बीन अ वेरी गुड एंड सिंसियर बायर। इंडिया अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट भी बुक कर लेता है।
सो एक बहुत अच्छा रेंज में मार्केट चल रहा है। पॉइंट टेकन। तो जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, ऑफ कोर्स ये भी यही सीन है कि आगे जाकर देखना होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ना ओरिजिन में कंसर्न्स हैं, इंडिया वेल स्टॉक्ड है। इंपोर्ट्स की बात की जाए तो वही मंथ ऑन मंथ यहाँ पर काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं। एंड जहां तक डिमांड ग्रोथ की बात है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो उसका भी एक असर इनफैक्ट में ये है कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ गुड सप्लाईज बनती हुई नजर आई हैं। जुड़ चुके हैं राजेश जी, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। चावल से शुरुआत कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 25 महीने के हाईज पर हैं प्राइसेस। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, इवन एज हम ये बात लगातार कहते रहे कि हमारे पास इनफ पर्याप्त चावल है। एफसीआई की तरफ से भी हमने यहाँ पर ज्यादा आवंटन यहाँ पर डिस्टिलरीज पे जाता हुआ देखा है। बुआई को लेकर कुछ चिंताएं हैं, आगे जाकर शायद और बढ़ सकती हैं। ओवरऑल डायनामिक्स, राइस इकोनॉमिक्स आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, आपने बहुत बैलेंस्ड कॉल ले लिया है आज इस सेशन के अंदर में। पहले इंपोर्ट की कमोडिटीज जो एग्री से रिलेटेड है और जो एक्सपोर्ट की कमोडिटी ओनली राइस है और व्हीट है थोड़ा बहुत, दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। राइस के लिए मैं ये बोलूंगा आपको कि देखिए ये जो प्राइसेस की हाइक हुई है उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है प्रोक्योरमेंट जो एफसीआई ने करी है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि अवेलेबिलिटी मिल नहीं रही है एंड काफी कंसाइनमेंट्स बेचे हुए हैं, तो एक्सपोर्टर्स को प्रोक्योर करना पड़ रहा है फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड फ्रॉम द मिलर्स। तो एक डोमेस्टिक के अंदर में प्राइस बढ़ने का एक रीजन यही है, और मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हाइक आई है। आई थिंक 7 to 8% का हाइक आया नॉन बासमती के अंदर में, जबकि बासमती वहीं पे स्टैग्नेंटली ट्रेड कर रहे हैं। रही बात कि देखिए प्रोक्योरमेंट के कारण प्राइस बढ़ने का, जब हमारे पास में 409 लाख टन एफसीआई के पास में स्टॉक है आज की तारीख में एफसीआई के पास, और दोनों वीट का करीबन 506 लाख टन के आसपास में स्टॉक है, दोनों मिला के इतना स्टॉक हमारे पास में कभी भी पिछले 10 सालों में एफसीआई के पास में नहीं रहा। तो जो मेजर स्टॉक होल्डिंग है वो है आज एफसीआई के पास, तो उसके सामने में स्केर्सिटी थोड़ी बहुत आनी जरूरी है और वो लाजमी है। और हर साल जैसे ही एफसीआई का प्रोक्योरमेंट कंप्लीट होता है तो ये जून जुलाई का महीना जो होता है थोड़ी सी तेजी देता ही है, बट जैसे ही ऑफलोडिंग स्टार्ट होती है वापस मार्केट अपने नॉर्मल ट्रेंड्स पे आ जाएगा। राजेश जी, अगर हम इंडियन मार्केट्स की भी यहाँ पर बात करें तो प्रीमियम, वैल्यू एडेड, लो ग्लाइसेमिक, ये सारी राइस की डिमांड हमने इंडियन मार्केट्स में बढ़ते हुए देखी है। ओवरऑल ट्रेंड्स आगे जाकर राइस में क्या नजर आते हैं? मनीषा जी देखिए, अभी जिस हिसाब से एफसीआई ने अभी टेंडर के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से ये कॉमन वैरायटी जो एफसीआई प्रोक्योर करती है, प्लस इथेनॉल के थ्रू इवैक्यूएशन की पॉलिसी बोलूंगा या डिस्पोजल की पॉलिसी बोलूंगा, उसके अंतर्गत अगर क्वांटिटी अगर वापस मार्केट में आती है तो मुझे बहुत लंबी छोड़ी कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने भी बेंचमार्क प्राइसेस जो रखे हैं, रिजर्व प्राइसेस फॉर ऑल द कोऑपरेटिव्स, इथेनॉल या एमएसएमई ट्रेडर्स या ओएमएसएस के अंदर में, तो मुझे बहुत बड़ी तेजी नहीं आती है नजर। एक सप्लाई का जो एक गैप बना है वो जैसे क्लियर होगा वापस मार्केट करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनली देखा जाए तो हम आज जो करीबन $30-40 के डिफरेंस में थे विद थाईलैंड एंड वियतनाम, आज $70-80 के डिफरेंस में है। रीजन बहुत सिंपल है, वो एंडिंग स्टॉक्स पे है और हमारे पास में भी अभी स्टॉक वापस आने हैं जो कि सीएमआर की मेलिंग के बाद में। तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर में जो शॉर्ट हैं शिपर्स या एक्सपोर्टर्स, उनकी वजह से एक हो सकता है कि भी कि महीने 2 महीने के अंदर में अगस्त तक में हो जाएगा, बट जैसे ही नया क्रॉप की वापस आना चालू होगा या फिर एफसीआई के कुछ कार्गो रिलीज होंगे तो वापस अबंडेंट सप्लाईज होगी एंड थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल और वही प्राइसेस वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो राइस में तो आपको यहाँ पर कोई चिंता बनती हुई नजर आ नहीं रही है। प्राइसेस भी जैसे आपने कहा 7 से 8% नॉन बासमती चढ़ा है, यहाँ से और कोई बढ़त की एक्सपेक्टेशन, या फिर आपको लगता है या जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी फिर लौट आएगी? 100% स्टेबिलिटी वापस आएगी मनीषा जी, इसके अंदर में कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि और सोइंग को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्रॉप को लेकर कोई चिंता नहीं है आपको भी? नहीं, दोनों की नहीं है मनीषा जी, एकदम निस्फिकर हूं, क्योंकि हम एलिनो से लालिनो के मतलब कि लालिनो के गेट के तरफ ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि भी कि जो एक फियर था जो लालिनो का एलिनो का, वो कोई बहुत मेजर इफेक्ट लेके आएगा पर्टिकुलरली पैडी की। पॉइंट टेकन। गेहूं की बात कर लें और यहाँ पर एक ही चीज डिस्कस हो रही है, वो है ओएमएसएस को लेकर, जो अगर अगस्त में भी नहीं आया तो बाजार को लगता है कि 3-4 रुपए का जो भावों में वृद्धि है वो शायद हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। क्या सेंस है आपको, क्या आपको लगता है सरकार यहाँ पर देख रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2 साल के हाईज पर प्राइसेस हैं बिकॉज ऑफ रेड सी कंसर्न्स, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट को लेकर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट्स में क्या देखते हैं और यहाँ पर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? मनीषा जी, अपने जस्ट लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 30 रुपए का भी गेहूं खाया है, तो अभी इस सीजन के अंदर में अगर 2850 रुपए की ट्रेड हो गया है दिल्ली के अंदर में,
तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि गेहूं के ऊपर में अगर प्राइसेस 30 रुपए भी टच कर गया, एमएसपी से ऊपर भी मिलेगा, तो मेरे को कोई कंसर्न सरकार की तरफ से नजर नहीं आता है। और बहुत बड़ा ओएमएसएस की सेल्स जैसी आती हैं, वो आती है अपने सीजन्स के एंड पे, अक्टूबर तक मेरे हिसाब से, जब अपने फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई डिमांड आ जाए तब आती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे इमीडिएटली ओएमएसएस व्हीट के अंदर में अगस्त के एंड तक में तो नजर नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट्स की रही बात, हम वेजिटीज थाईलैंड अपने ब्लैक सी से आउटप्राइज्ड है, जो हमारा एक बेस कंपैरिजन होता है इंडियन वैरायटी ऑफ राइस व्हीट का, वो हम लोग ऑलरेडी आउटप्राइस है $30-35 से। एंड ऊपर से फ्रेट ने, इंडियन फ्रेट, ओशन फ्रेट ने बहुत बुरी तरह से हमारी कमर तोड़ दी है। जो अफ्रीकन मार्केट के अंदर में या साउथ ईस्ट एशिया या इवन बांग्लादेश के अंदर में, जो बांग्लादेश का एग्जांपल देता हूँ, $15 से $20 में मिलता था, कभी $30 का फ्रेट हो गया। तो अगर वो $30 के फ्रेट में और $45 के फ्रेट में ब्लैक सी से आ जाएगा, तो अपने से कोई भी ले, जैसे अगर ट्रकों से कुछ क्वांटिटी चली गई जो बॉर्डरिंग सिटीज है बांग्लादेश की, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मुझे नहीं लगता है कि जा पाएगी, और रेलवे रेट तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऑलराइट, तो वो गेहूं की बात है, 2850 के स्तर बनते हुए नजर आए हैं। 30 तक सरकार को इश्यूज नहीं होने चाहिए, ओएमएसएस अगस्त तक नहीं आएगा। ये टॉप हेडलाइंस ऑफ कोर्स राजेश जी की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए, गेहूं और चावल दोनों पर ही अपनी राय भी रखने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज में।